देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो शेख राशिद को आप सुन रहे थे और कसवर अब्बास हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कसवर, ये जो शेख राशिद साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इतनी बेताबी, इतनी झल्लाहट क्यों नजर आ रही है उनकी बातों में? और मैं एक जगह सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को मैं सुन रहा था अभी, और अगर थोड़ी देर पहले मैं देख ही रहा था उनका दूसरा बयान जो कि उन्होंने कहीं और पर दिया है पाकिस्तान में ही, वो कह रहे थे कि हमारे लिए फिक्र की बात है, चिंता की बात है। ऐसा क्यों? सुमीर, एक चीज समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया से बिल्कुल हटके है। यहाँ पर आप कैमरे के ऊपर क्या बात करते हैं, पार्लियामेंट में क्या करते हैं, आपके कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद होता है पाकिस्तान में। शायद इसी वजह से पाकिस्तान में कभी ये फूल फल नहीं सकी जमहूरियत। मैं आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया की एक हिमायत की थी, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान में एक इंतहाई एक रिएक्शन आया था जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी गोल मोल किया था कि उनसे पूछा गया था कि आखिर आप पाकिस्तान और इंडिया की जो एनमिटी है वो क्या ऐसी आपको आफत पड़ गई थी कि पाकिस्तान ने जाके इंडिया की हिमायत की। ये एक और चीज है। दूसरी, जब आपका क्वेश्चन है बौखलाहट क्यों हो, तो जाहिर है अब यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा फोरम है, जब इंडिया को वहां पे सीट मिल जाती है, जो कि मिलने जा रही है, हालात ऐसे मुझे लग रहे हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। उससे पहले भी आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तुंद तेज सवालात का जवाब नहीं दे सके मीडिया ने जब पूछा था कि पाकिस्तान ने क्यों इंडिया की सफारती हिमायत की थी। तो यही वजह है कि इनके कॉल और फेल में तजाद है, और ये बौखलाहट इसलिए भी नजर आ रही है कि शायद इंडिया जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ जा सकता है एक बहुत बड़े फोरम में। और यही वजह है कि ये बौखलाहट का शिकार है और इनके पास कोई वजह भी नहीं है। ये करते कुछ है, बोलते कुछ है, तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कसवर अब्बास, मैं इसीलिए आपकी दाद देता हूं क्योंकि इस्लामाबाद में रहकर पाकिस्तान की फितरत को आप जिस तरह से बयां करते हैं वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। JKS परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिहार साहब, अब ये जो पाकिस्तान में बेचैनी नजर आ रही है, अभी खबर आई नहीं है, हालांकि बिल्कुल तय है निर्विरोध चुना जाना हिंदुस्तान का और ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलना, उसके बावजूद भी ये बेचैनी क्या जता रही? बेचैनी की दो वजह मैं आपको बताता हूं। पहली वजह तो उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, और जब इमरान साहब ने ये हाँ भरा था उसमें आर्मी और ISI का कितना हाथ रहा है मैं कह नहीं सकता। अब आज के हालात में उनको ये लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि भारत का हमने सपोर्ट क्यों किया है। जहां तक ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप का होता है, इनके पास में वोटिंग राइट जो जरूर है, मगर वीटो पावर जो है वो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर के पास में। तो कोई भी रिजोल्यूशन UN में, UNSC में तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्शन इन वीटो पावर वाले कंट्रीज में ना आए, जिसमें चाइना, रूस शामिल है। तो चाइना तो कभी कोई ऐसी परिहार साहब, मैं आऊंगा आपके पास अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दूं। UNSC में भारत ने वोटिंग कर दी है अब से थोड़ी देर पहले, शाम 6:30 बजे से, हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से शाम 6:30 बजे से ये वोटिंग चल रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, UN में अस्थायी सदस्य के लिए हिंदुस्तान की तरफ से वोटिंग कर दी गई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप यानी अस्थायी सदस्यता जो है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। और अब देखा जाए तो 9 मिनट ही बचे हैं, 11 बजे तक, रात 11 बजे तक ही वोटिंग होगी और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन 8 साल बाद 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनना UNSC का हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी हां, चीन पाकिस्तान पर पहली कूटनीतिक जीत के हम सब लाइव साक्षी बन रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि वोटिंग का जो प्रोसेस है UNSC में वो खत्म कर लिया गया है। 11 बजे तक इसकी मियाद थी, शाम 6:30 बजे से भारतीय समय के हिसाब से ये वोटिंग चल रही थी, 11 बजे तक चली और कुछ घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल तय माना जा रहा है UNSC में जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, अस्थायी सदस्यता है, वो हिंदुस्तान को मिल रही है। इस बीच एक अहम खबर, बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन का प्रोपेगेंडा लगातार जारी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने कहा है कि भारतीयों को 2 तरह की गलतफहमी है।
पहली ये कि चीन को कम करके आंका जा रहा है कि वो भारतीय सेना को LAC पार करने से रोक नहीं सकता, और दूसरी ये कि भारत की फौज चीन को सीमा युद्ध में मात देने में सक्षम है। तो ये जो चीन की सरकार का माउथपीस माना जाता है, जो अखबार ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर का ये कहना है, और ये बयान, ये वक्तव्य अपने आप में ये साफ जाहिर कर रहा है कि चीन का प्रोपेगेंडा अभी भी किस तरह से जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मसले पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और अहम खबर आपको दे दें। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने BSNL और MTNL को 4G में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बहुत बड़ा फैसला है ये, क्योंकि MTNL और BSNL में 4G सुविधा के लिए बहुत सारे ऐसे उपकरण इस्तेमाल किए जाते थे जो कि चाइनीज थे। अब ऐसा नहीं होगा, उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। सरकार ने निजी कंपनियों को भी निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी चीन की कमर टूटना अब तय माना जा रहा है, और चीन इसी से बौखलाया हुआ है। अब सरकार इसके लिए नए टेंडर की शुरुआत करेगी। तो देखिए, हम अभी जिक्र कर रहे थे भारत और चीन के बीच जो संबंध है, उनमें कड़वाहट किस तरह से घुली है गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद, और यह सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, सबसे पहले अब इसी पर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह से अब सबक सिखाना हिंदुस्तान के अंदर, चीन की कमर तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तभी सबक सीखेगा चीन? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ जब अगर सेना सीमा पर तैनात है और उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, तो ये जरूरी है कि पूरा देश आज जब इस तरह की घटना और चीन के खिलाफ बातचीत चल रही है, तो पूरा देश इकट्ठा हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे चीन की बनी हुई इस चीजों को इस्तेमाल करना, क्योंकि उससे जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो पैसा चाइना में जा रहा है, उससे वो हथियार बना रहा है जो भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक जरूरी है और बहुत बड़ा कदम है, और इसमें मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से अपील करता हूं कि जो कंज्यूमर हैं, जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हम चीनी आइटम्स का, चीन की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें। सरकार तो अपने कदम ले ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी ड्यूटी हम सब देशवासियों की बनती है। ठीक है, एम्बेसडर AK मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा जी, क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखेंगे? क्योंकि अभी तक ये बात की जा रही थी कि कई जगह पर विरोध प्रदर्शन होता था, और जब जब हमारे संबंध चीन से बिगड़ते थे, तब तब इस तरह के विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिलते थे हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में। लेकिन इस बार बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गलवान घाटी में जो कुछ किया है चीन ने, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है हिंदुस्तान को। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने अब ये निर्णय ले लिया है कि चाइना को जो एक कह सकते हैं कि जो हरकतें चाइना कर रहा है बॉर्डर पे, या जो चाइना भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, उस सब के लिए भी बस मेक चाइना पे द कॉस्ट। अब चाइना को कॉस्ट कैसे पे करेंगे? चाइना की आज की तारीख में ताकत यही है कि उसकी आर्थिक जो पेनिट्रेशन है, जो उसकी इकोनॉमिक पेनिट्रेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत मजबूत है। और अब कोविड के चलते उसकी आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी खराब हुई हैं, उसकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा जो है गिरावट आई है। ऐसे में अगर हम उसके इस वल्नरेबल पॉइंट पे चोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है। अभी तक हम थोड़ा हाथ पीछे किए हुए थे। हालांकि भारत सरकार ने अपने हितों को संभालने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए थे। आपको याद होगा कि पीछे हमने अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मॉडिफाई किया था, जिसका मकसद यही था कि चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट को ठीक से स्क्रूटनाइज किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए। तो आज जब पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बना है कि चाइना को सबक सिखाना है, और चाइना जो इस तरह की हरकतें हमारे बॉर्डर पे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक ये बहुत ही उस दिशा में एक बड़ा ठीक है। अच्छा मल्होत्रा जी, हम सब ये जानते हैं कि आप डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं इंडिया के UN में, और इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही रात 11 बजे
वोटिंग जो है वो खत्म हुई है, 6:30 बजे से चल रही थी। अब 8वीं बार अगर ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप हमें मिलती है तो इसके मायने क्या हैं? क्योंकि ये मेंबरशिप तो हमारे पास पहले से भी थी, लेकिन अभी जिस तरह से चाइना से हमारे रिश्ते हैं, पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, क्या सबब है इसका, क्या मतलब है हमारे लिए? देखिए, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एशिया पैसिफिक जैसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप में अगर आप एंडोर्समेंट ले लेते हैं तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसके चलते हुए आज हम जो है अनकंटेस्टेड जा रहे हैं इलेक्शंस में, जिसका मतलब है कि हमारा चुनाव जो है निश्चित है, हर रूप से निश्चित है। अब जहां तक सवाल ये है कि अब जो मैंने जैसा कहा, जब हम इसके अगले 2 साल के लिए जब हम इसके मेंबर बनेंगे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी हमारे ऊपर। और 5 जून को हमारे विदेश मंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने प्रायोरिटीज गिनाई हैं कि भारत अगर अस्थायी मेंबर जब बनता है तो उसकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है, क्योंकि भारत की प्रायोरिटीज में एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि भारत ने ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्क्रीट और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन लिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ। और जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान खुद ब खुद उसमें आता है, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में विश्व का जो आतंकवाद की पूरी फैक्ट्री एपी सेंटर है। तो एक तो वजह यह है पाकिस्तान के क्योंकि समय समय पे भारत जो है उसे एक्सपोज करेगा और वहां अगर किसी पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के बारे में समय समय पे भारत उठाएगा आवाज और उससे पाकिस्तान का जो है इमेज को और भी दुनिया के सामने एक्सपोज करने का मौका भारत को मिलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी जो प्रायोरिटीज हमने और भी गिनाई हैं 4 या 5 अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।